हेलो स्टूडेंट्स। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा सीरीज जो ऑलरेडी चल रहा है वो है भारत का भूगोल संभावित प्रश्न, क्योंकि आपके आगामी परीक्षा के लिए विशेष तौर पर अगर मैं बात करूं तो आने वाला जो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा है उसमें काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। महत्वपूर्ण हो सकता है अन्य जितने भी आयोग के द्वारा या फिर व्यापम के द्वारा जो आगामी परीक्षाएं होगी एक दिवसीय, और सब्जेक्ट है भूगोल। तो इस भूगोल की सीरीज में ऑलरेडी ही मैं आपका अपना क्रांति सर स्वराज के इसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पहले कई लेक्चर अपलोड कर चुका हूं, जो आप जाकर के देख सकते हैं। इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं क्या कुछ प्रश्न आज आपके सामने आता है। और मैं इससे डिटेल भी देता रहूंगा, जैसे कि आप जानते हो कि आपको यहाँ पे डिटेल भी बताया जाता है, ताकि अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न आए तो आपसे इजीली वो भी बन जाए। चलिए बात करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न देखिए आपके पास क्या कह रहे हैं। पहला प्रश्न प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मैंने कई बार बोला हूं कि जब कभी आपके पास ऐसा है तो आप उसे हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने से हमारे पास किसी प्रकार की शंका नहीं रहती कि हम गड़बड़ी ना कर दे, सुमेलित है या सुमेलित नहीं है। कई बार ये चीज मैं आपको कहता रहता हूँ। चलिए अब फिलहाल हम पढ़ते हैं। एक और आप देखोगे तो फसल दिया गया है, दूसरी ओर आपके पास सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दिया गया है। चार विकल्प है ए बी सी और डी, और इन विकल्पों के आधार पर यहाँ पे राज्यों के नाम दिए गए हैं। बोला है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जब कभी अगर ऐसी बात आए कि खाद्यान्न को लेकर के या फिर फसलों के उत्पादन को लेकर के या फिर विशेष तौर पे चावल को, गेहूं को, गन्ना को या फिर मोटे अनाजों को लेकर के बात आ जाए या फिर चना इत्यादि को लेकर के बात आ जाए, तो आप रिपोर्ट देख सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण में कृषि से संबंधित बातें कही जाती है, आप वहां पर देख सकते हो और आपको ये सारी जानकारी हो जाएगी इत्यादि इत्यादि। अब हम हमारे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न की ओर अगर हम देखते हैं तो हमारा पहला प्रश्न का उत्तर क्या आता है, जहां पर सबसे बड़े उत्पादक राज्य सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है बोल रहा है, तो यहाँ देखिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले कहा गया कि खाद्यान्न। देखिए जब हम खाद्यान्न की बात करते हैं तो यहाँ पे ये ओवरऑल फूड की बात करता है। ओवरऑल फूड, चावल भी आएगा, गेहूं भी आएगा, जो भी खाद्य हमारे पास फसलें आ रही है ओवरऑल। तो ओवरऑल की अगर बात किया जाए तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश। अब वैसे ही तिलहन की अगर हम बात करें तो तिलहन के क्षेत्र में राजस्थान भी प्रथम है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश, जहां पर हमने बताया खाद्यान्न को लेकर के उत्तर प्रदेश है, अगर आपको जानना हो तो सर उत्तर प्रदेश को के बाद में कौन सा क्रमानुसार और राज्य आ सकते हैं, तो आप याद रखोगे मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब। ठीक वैसे ही बात कही गई यहाँ पे तिलहन को लेकर के, तो तिलहन में प्रथम तो आपके पास राजस्थान आ ही गया। और अगर अन्य राज्यों का अगर नाम को जानना है तो आप मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद गुजरात। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए, लेकिन डिटेल आपको दे रहा हूं। तृतीय में अगर बात चलती है तो देखिए यहाँ पे दे रहा है कपास। कपास की बात चल रही है और कह रहा है कि जो कपास है उसमें सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र। तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र नहीं आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र से पूर्व भी राज्य आएगा वो है गुजरात। तो गुजरात नंबर वन। सेकंड में आप महाराष्ट्र ले सकते हैं और महाराष्ट्र के बाद भी तेलंगाना। वैसे ही चतुर्थ में आपके यहाँ पे जूट और मेस्ता की बात चली, तो जूट और मेस्ता में पश्चिम बंगाल ठीक है भाई, प्रथम स्थान पर ही है। और जूट तो आपको मालूम ही है, फाइब्रस जो फसल यहाँ पे बात चली, दोनों ही फाइब्रस है, जिसे बोरी इत्यादि आप बनाते हो। तो जूट और मेस्ता की अगर यहाँ पे बात चलती है तो पश्चिम बंगाल प्रथम में है। और अगर हम उसकी बात करें तो असम आ जाता है, बिहार आ जाता है इत्यादि। तो अब आपको दिखाई दे दिया होगा कि चार विकल्प में जो ये सी है वो आपका रॉन्ग है, तो वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें सुमेलित नहीं है चुना। तो ये आप क्रॉस कर दो, या आप क्रॉस कर दो, या आप क्रॉस कर दो। दिस इज द आंसर। क्लियर? एक बार देख लीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन प्रश्न कह रहा है भारत में प्राप्त लाल पीली मृदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये महत्वपूर्ण है, इसे आप देखिए, क्योंकि किसी भी मृदा में जो रंग पाया जाता है उसका अपना कारण होता है। कहीं ना कहीं वहां पर केमिकल या फिर रासायनिक
तौर पर जो क्रियाएं हो रही होती है किसी की उपस्थिति में, जैसे कि कोई आपके पास खनिज की उपस्थिति में, तो वहां पे रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है। लाल पीली मृदा, पहला हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अपेक्षाकृत बलुई, मतलब सैंडस्टोन की यहाँ पे बात चल रही है, बलुई और लाल पीले रंग की मृदा लोहे के ऑक्साइड के कारण पीली, किंतु जल योजित रूप में, मतलब कि वहां पे पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से लाल दिखाई देती है। लेकिन हमें बोला क्या है, मांगा क्या है, सही है या गलत, वो हमें पढ़ना जरूरी है। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है। देखो सही है बोला है, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसने बोला सही है और लोहे के ऑक्साइड के कारण वो पीली नहीं जबकि लाल होती है, लाल। तो भाई ये तो आपके पास रॉन्ग हो गया। दूसरा बोल रहा है जलयोजित रूप में लाल नहीं, यहां पर आना था पीली या येलो। तो भैया आपके पास पहला स्टेटमेंट तो सीधे तौर पे रॉन्ग हो गया। बात करें अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की, चलिए सेकंड स्टेटमेंट क्या कहता है। नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी वाले इस मृदा को, ठीक है, अधिकतम प्रायद्वीपीय भारत के, यहां देखो ये पॉइंट है, प्रायद्वीपीय भारत के बाहर पाया जाता है, ऐसा ये कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत के बाहर नहीं बल्कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत हमें ये लाल पीली मिट्टी अपेक्षाकृत बहुत अधिक दिखाई देती है। हाँ ये सही है कि नाइट्रोजन फास्फोरस और ह्यूमस की कमी इसमें पाई जाती है, ये सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये प्रायद्वीपीय पठार वाले हिस्से में ज्यादा पाया जाता है, पठारी क्षेत्र है, अत्यधिक वहां पे पाया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। हमको चुनना था कौन सा कथन सही है। अब हम क्या करेंगे, हम विकल्पों को देखेंगे और विकल्पों को देख करके अब हम हमारा सिलेक्शन करेंगे। चलिए विकल्पों को देख लिया जाए, क्या कह रहा है यहाँ देखिए। विकल्प कह रहा है, देखो, केवल एक, केवल दो, एक व दो, दोनों, मतलब ये दोनों सही की बात कर रहा है, ये सिंगल एक की सही, सिंगल दो की सही। तो भैया ABC तो हमारा रॉन्ग है, ना तो एक ना ही दो। क्यों? क्योंकि हमारे दोनों ही सही नहीं आए। तो आप किस विकल्प के साथ जाओगे, विकल्प डी, ना तो एक ना ही दो। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ देखिए, प्रश्न एक बार देखिए, फिर इसके बाद मैं इस पर चर्चा करता हूँ। एक बार आप भी पढ़ लिया करिए, पढ़ने के बाद ज्यादा आसान हो जाता है इसे समझना। इसलिए मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ ताकि आप थोड़ी देर के लिए इसे स्वयं पढ़ लीजिए, फिर इसके पश्चात हम इसको इजी करेंगे हमारे एक्सप्लेनेशन के द्वारा। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की दक्षिण पश्चिम मानसून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आपको मालूम ही है कि गर्मी के पश्चात मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 जून से लेकर के 10 जून के भीतर दक्षिण पश्चिम मानसून हमारे यहाँ एंटर कर जाता है ना, भारत के दक्षिणी क्षेत्र से, क्या आपको मालूम है। तो उसी मानसून की यहाँ पे बात चल रही है और ये बोला है कि कौन सा कथन सही है। देखिए फिर से, कौन सा कथन सही है, सही है कथन की चुनने की बात चल रहा है। चलिए स्टडी करें। पहला बोल रहा है कि मई में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होती है। उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग मतलब कि आप कौन सा वाला क्षेत्र लोगे भारत का, जरा यहाँ देखिए। जब हम उत्तर पश्चिमी भाग की अगर हम बात करते हैं तो आपको नॉर्थ वेस्ट में, जैसे कि पश्चिमी यूपी आप ले लीजिए, आप दिल्ली का कुछ क्षेत्र ले लीजिए, उत्तर पश्चिमी वाला भाग हो गया। और आपको मालूम ही है कि जब हम दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रोसेस या प्रक्रिया को पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि भारत के उत्तरी विशाल मैदान में तापमान में वृद्धि होती रहती है। और तापमान में जो वृद्धि होती है उसका कारण होता है ITCZ बेल्ट, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो वहां बन चुका होता है ना, वो बन चुका होता है, जो आप धीरे धीरे बनना चालू करेगा देखिए, क्योंकि अभी आपके पास कर्क रेखा तरफ सूर्य आगमन कर चुका है जनवरी में, तभी तो आपने मकर संक्रांति आपने मनाया, उत्तरायण। तो ITCZ बेल्ट अब खसकेगा ऊपर की ओर तो गर्म तो होगा ही। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही है, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट हम सही कर लेते हैं। सेकंड अब पढ़ लेते हैं। मई में शीत ऋतु के उच्च वायु दाब का स्थान अत्यंत निम्न वायु दाब ले लेता है। कौन सा? मई में शीत ऋतु, भाई ये भी बात सही है।
क्योंकि शीत ऋतु अभी खत्म हुआ है, देख लीजिए जनवरी, 14 जनवरी के बाद अब आपका फरवरी माह लग गया और लगभग आपको गर्मी आनी चालू हो चुकी है। तो जो शीत ऋतु की वजह से उच्च वायु दाब बना हुआ था, प्रेशर हाई था, अब वो तो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। तो क्या होगा, मई में शीत ऋतु के उच्च वायु दाब का स्थान अत्यंत निम्न वायु दाब ले लेता है। ये भी सही है। और हमें तो बोला ही था कि दोनों ही क्या होने चाहिए, सही, मतलब कि जो सही है उसको सेलेक्ट करिए। तो चलो विकल्प के अनुसार अब हम देखते हैं कि हम किस विकल्प को सेलेक्ट करेंगे। आपके पास बोला ए केवल एक, बी बोला केवल दो सही है, सी बोला एक व दो दोनों ही सही है, डी बोला ना तो एक ना ही दो, और हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है। अब आप बताओ विद्यार्थियों, अगर आपके दोनों स्टेटमेंट सही तो आप किसके साथ जाओगे, विकल्प सी के साथ जाओगे ना। तो विकल्प सी इज योर आंसर। क्लियर। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है इसे देखिए। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। एक बार देख लीजिए आप क्या कह रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 4, ये कह रहा है कि सागौन, इमली, खैर वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। अब आपके पास 4 वन यहाँ दिया गया है। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन, बी बोरा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, अर्ध मरुस्थलीय और मरुस्थलीय वन, और डी बोरा है पर्वतीय वन। सागौन, इमली और खैर वृक्ष स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा मुझे कॉन्सेप्ट देने की आवश्यकता नहीं, सीधा सीधा आंसर आएगा इसका। वो है बी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। दिस इज द आंसर। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे। आपके पास वनों से संबंधित भूगोल में इकाई रहता है, आप उसे पढ़िएगा। तो वहां पर अलग अलग कटिबंधीय क्षेत्र के आधार पर वृक्षों का उदाहरण दिया गया है, आप उसे याद कर लीजिएगा, आपके पास ऐसे प्रश्न आसानी से बनेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शस्य गहनता के प्रमुख निर्धारक तत्व है। अब शस्य गहनता क्या होती है, पहले तो विद्यार्थियों को यही समझना होगा, उसके बाद ही आप ये 4 विकल्पों को जाओगे, है ना। तो जब हम यहाँ पे शस्य गहनता की बात करते हैं, शस्य गहनता का मतलब ये होता है कि किसी भी कृषि भूमि में एक कृषि वर्ष के अंतर्गत आप उस विशेष भूमि पर ही एक से अधिक बार फसलें जो लगाते हो या लगा सकते हो, ऐसी जो प्राकृतिक तौर पर वहां पर परिस्थितियां देता है ताकि आप एक से अधिक बार फसलें वहां पे लगा लो, उसे कहते हैं शस्य गहनता। ये जो वर्ड यहाँ पर है शस्य गहनता, ठीक। अब बात उठती है कि इस शस्य गहनता के लिए प्रमुख निर्धारक क्या है। तो शस्य गहनता या एक से अधिक बार अगर आप फसलों को लगाना चाहते हो कृषि कृषि क्षेत्र के में, किसी कृषि वर्ष के अंतर्गत, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वहां पे एक बेहतर सिंचाई की सुविधा। तो विकल्प क्या हो गया आपके पास, सी। और दिस इज योर आंसर। ठीक है, एक बार देख लीजिए फिर मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूं। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब आपके पास पेयर दिया गया है, एक तरफ राज्य दिया गया है, दूसरी तरफ तांबा उत्पादक क्षेत्र। भाई ये सब आप ना करंट का अगर पढ़ना है तो आप एक इकोनॉमिक सर्वे या फिर आर्थिक सर्वेक्षण उठा लिया करो, उसमें भी आपके पास रेगुलर अपडेट मिल जाता है। अब राज्य दिया गया एक तरफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, और तांबा उत्पादक क्षेत्र को लेकर के यहाँ पर उससे संबंधित नाम दे दिया गया है। और कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही है। देखिए फिर से यही चीज मैं कहता हूं बार बार, सही है। तो देखिए मध्य प्रदेश के लिए मलाजखंड बिल्कुल सही है, राजस्थान के लिए खेतड़ी बिल्कुल सही है, झारखंड के लिए सिंह भूमि बिल्कुल सही है, और छत्तीसगढ़ के लिए बीजापुर, ये भी बात बिल्कुल सही, मतलब चारों ही सही है। अब चारों सही है तो विकल्प अब हम लोग देख लेते हैं, काफी आसान हो गया आपको समझने के लिए। विकल्प की अगर मैं बात करूं तो देखो विकल्प आपके पास दिख रहा होगा, ए बोल रहा है केवल 1 व 4, बी बोल रहा है केवल 1 व 3, सी बोल रहा है 1, 2 और 4, जबकि हमारे तो चारों सही था। तो किस विकल्प के साथ जाओगे आप ही बताओ ना। उपर्युक्त सभी, मतलब विकल्प डी जो है वो आपका उत्तर होगा। है आसान। इसलिए कहा जाता है कि आपको एक एक्सप्लेनेशन बेहतर मिलना आवश्यक है हमारे लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ देखिए।
पर देखिए फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में किस काल अवधि को, काल अवधि मतलब कि टाइम पीरियड की यहाँ पे बात चल रही है, किस काल अवधि को भारत में जनसंख्या का विभाजन काल कहा गया? तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, विभाजन काल मतलब कि उस समय की बात कर रहे हैं जब जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है भाई, कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए उत्तर है 1911 से 1921। क्यों? क्योंकि 1911 से 1921 के बीच जो जनसंख्या है हमें कम होता दिखाई दे रहा था। ऐसी एक और फैक्ट आप याद रखना, अगर बोलता कि जनसंख्या विस्फोट के लिए किस वर्ष को कहा जाता है, एकाएक जनसंख्या बढ़ गया, तो वो है 1951, जब जनसंख्या विस्फोट, एकाएक जनसंख्या का बढ़ना, अगर ऐसा पूछ दे तो आपको पता होना चाहिए। ठीक। वैसे तो आपको मालूम ही है कि हम प्रत्येक 10 वर्ष में जनसंख्या की जनगणना करते हैं, है ना, वो आपको मालूम है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट। क्या कह रहे हैं यहाँ देखिए, प्रश्न क्रमांक 8। निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक वर्षा की परिवर्तिता प्रतिशत के तौर पर क्या है? अब कई विद्यार्थियों को ये शब्दावली समझ में नहीं आता कि सर परिवर्तिता क्या है, प्रतिशत तो समझ में आ गया। यहां पे जब प्रतिवर्तिता की बात चल रही है माय डियर, तो आप इसे याद रखो कि वर्षा में अंतर होना, जो वर्षा होती है ना किसी स्थान विशेष क्षेत्र में, तो आप जानते हो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में एक जैसी वर्षा नहीं होती। क्यों नहीं होती भाई? उसका अपना कारण, वहां की अपनी स्थलाकृतियां, उसका समुद्र से कितनी दूरी है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए हमारे वर्षा समान नहीं होती है, असमान होती। तो जो वर्षा असमान होती है, जो वर्षा में अंतर पाया जाता है प्रतिशत के तौर पे ही, उसे ही परिवर्तिता कहा गया है। प्रश्न समझ में आ गया? अब प्रश्न की हम बात कर लें, तो बोला है कि परिवर्तिता सर्वाधिक होती कहां पर, सर्वाधिक होती है, और चार विकल्प है ए बी सी और डी। ए में कह रहा है छत्तीसगढ़, बी में मध्य प्रदेश, सी में आपके पास तमिलनाडु, और डी में आपको कह रहा है ये गुजरात। ठीक। परिवर्तिता से संबंधित समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, जहां पर वर्षा जो है उसमें अंतर पाया जाएगा। और कितना प्रतिशत? लगभग औसतन तौर पे बोलूं 15 से 30% के आसपास इसकी गणना की जाती है, कई कई स्थान पे 40% भी ले लेता है। तो ऐसा आपके पास सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो देखो मैं इसका एक क्रम बता देता हूं, क्रम के पश्चात फिर हम यहाँ पर जाएंगे, वरना पहले ही आंसर बताऊंगा ना तो आपको परेशानी होगी। क्रम में देखा गया है कि सबसे ज्यादा जो है परिवर्तिता जो हमें यहाँ पे प्राप्त होती है वो राजस्थान, राजस्थान के बाद फिर गुजरात, गुजरात के बाद आपके पास मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद तमिलनाडु। ये राज्यों का क्रम है। तो सबसे पहले स्थान में राजस्थान, परंतु यहाँ पे राजस्थान नहीं दिया गया है। के बाद सेकंड में गुजरात आता है, तो सेकंड आप किस ऑप्शन को लोगे? आप गुजरात को लोगे भाई। किसको लोगे आप? गुजरात को। राजस्थान रहता तो आप पहले राजस्थान लेते हैं, अगर राजस्थान नहीं दिए से गुजरात दिया तो प्राथमिकता आप गुजरात को दोगे। तो दिस इज द आंसर। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं इसको आपको समझा दूंगा क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न कह रहा है भारत के निम्नलिखित मानक भूवैज्ञानिक कल्प पर विचार कीजिए, और आपके पास अलग अलग यहाँ भूवैज्ञानिक कल्प दिया गया है। अब कई विद्यार्थी जिन्हें भूवैज्ञानिक कल्प के बारे में अगर जानकारी नहीं है, तो मैंने इससे पूर्व भी आपको बताया था, यहाँ पर जियोलॉजिकल स्टडी की बात चली जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, या फिर भारत जिन चट्टानों से निर्मित है, प्लेटों से, हम उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, हम उसका क्या करते हैं? अध्ययन। किसका अध्ययन की बात चल रही है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो अध्ययन की बात चल रही है वो है भारत के भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। अब उसके आधार पे कह रहे हैं कि उपर्युक्त कल्पों का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। सही क्रम मतलब सबसे पहले कौन आया उसके बाद कौन आया, लाइक दिस।
तो जब आप ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ोगे या भारत का भूवैज्ञानिक संरचना का आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा मीजोजोइक काल है। और उस मीजोजोइक काल में सबसे पहले आपके पास यहाँ क्रिटेशियस दिखाई देगा। किस काल में? तो याद रखना, मीजोजोइक काल में। कौन? क्रिटेशियस। जबकि ऊपर के तीन ओलिगोसीन, प्लायोसीन, मायोसीन, ये सब के सब टर्शरी काल के हैं भाई, टर्शरी के हैं ये। टर्शरी जब हिमालय का निर्माण हो रहा था। और ये किस काल का है? तो मीजोजोइक। इसका मतलब यह है कि अगर क्रम देखा जाए तो सही क्रम सबसे पहले क्या हुआ? क्रिटेशियस आया। तो 4 वाला जहां सबसे पहले रहेगा वो ऑप्शन ले लो, बाकी कट कर दो। बी आपका कट, डी आपका कट। अब ए और सी में से कोई एक आ सकता है। तो अब आपके पास ओलिगोसिन, प्लायोसिन और जो मायोसिन दिया गया है, आपको उसको जमाना होगा। कैसे जमाओगे? तो सबसे पहले इसको जब टर्शरी काल को आप पढ़ोगे तो आपको क्लियर विजन हो जाएगा माय डियर कि सबसे पहले क्या आया? मेसोजोइक का क्रिटेशियस। क्रिटेशियस के बाद आपके पास आएगा ओलिगोसीन। ओलिगोसीन टर्शरी पीरियड के अंतर्गत। और इसी टर्शरी पीरियड के अंतर्गत फिर आएगा मायोसिन एंड देन प्लायोसिन। इसलिए आप जो विकल्प लोगे वो है विकल्प। ठीक। अब इसका आप अध्ययन कहां से करोगे? तो आप एनसीईआरटी उठा लीजिए। भारत का अगर भूवैज्ञानिक संरचना अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा पूरा का पूरा एनसीईआरटी में टेबल बना हुआ है। टेबल टेबल आप देख लीजिएगा तो आपके पास क्लियर हो जाता है माय डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद करते जाइएगा। और अगर किसी विद्यार्थी को इसके पीडीएफ चाहिए तो आप हमें यूट्यूब में कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, है ना। आगे बढ़ा जाए। चलिए ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूँ, का तो उत्तर आपके पास मिल गया है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानिया कुमाऊं गढ़वाल प्रदेश में स्थित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, स्थित नहीं है बोला है, हाईलाइट कर लो। और कुमाऊं गढ़वाल बोला मतलब कौन सा वाला क्षेत्र हो गया भाई? हाँ, यूपी का। आप ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यूपी में आप जाओगे, सॉरी उत्तराखंड में जाओगे तो आपके पास ये गढ़वाल हिमालय वाले मिलेंगे क्षेत्र। ठीक है, कुमाऊं गढ़वाल हिमालय। कौन सा? उत्तराखंड और उत्तरी क्षेत्र तरफ आप जाते हो तो। अभी कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने कुछ हिमानिया, हिमानिया मतलब जिसको इंग्लिश में आप ग्लेशियर्स कहते हो, या एक और नाम हिंदी में हिमनद बोलते हो, जो बर्फ की चादर होती है ना जहाँ से नदियों का उद्गम स्थल होता है। जैसे कि यमुना के लिए यमुनोत्री हम बोल देते हैं, और गंगा के लिए गंगोत्री हम कह देते हैं इत्यादि। वैसी हिमानियों की बात चल रही है। तो मिलान, माना और सतोपंथ, सतोपंथ है वो, सतोपंथ। तो यहाँ पर जब ये सतोपंथ नहीं, सतोपंथ है। ठीक। ये तीनों के तीनों अगर आप जाओगे तो ये उत्तराखंड में ही मिलेगा आप। और हमको बोला स्थित नहीं है तो आप ये काट दो ना भैया, बचा क्या? पासु। पासु हिमानी जो है वो आपको कराकोरम में मिलेगा भैया, कराकोरम श्रेणी। ये याद रखना। बाकी सब के सब आपको गढ़वाल उत्तराखंड वाले क्षेत्र में मिलेगा। अब कराकोरम श्रेणी कहाँ है आपको मालूम है? जब आपने हिमालय का समानांतर श्रेणियां पढ़े थे, मैंने बताया था लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, कराकोरम श्रेणी इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पे उत्तर आपके पास ज्ञात हो जाता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्या है देखते हैं, ध्यान दीजिए आप, ये लीजिए। कह रहा है कि थार मरुस्थल का प्रादेशिक ढाल किस ओर है? अब थार मरुस्थल मतलब कि मैं किसकी बात करूंगा? राजस्थान वाले क्षेत्र भी। और राजस्थान वाले क्षेत्र की अगर आप बात करोगे, आप कोई भी नदी ले लोगे तो आपको मालूम है राजस्थान वाले क्षेत्र में, जैसे उदाहरण की मैं बात करूं लूनी नदी, भला ही वो अंतः स्थलीय है, लेकिन राजस्थान से निकल करके गुजरात नीचे जाती है, कच्छ के रण में जाकर के विलीन हो जाती है। वैसे ही वहां से जब सिंधु नदी पाकिस्तान तरफ जा रही होती है तो सिंधु नदी भी अरब सागर में जा रही होती है। तो जब आप इनके ढाल की अगर बात करोगे तो आपको पता चलेगा माय डियर कि इसका जो ढाल है वो कैसा है? पश्चिम और दक्षिण की ओर। दिस इज द आंसर। उत्तर क्या आ गया 11वीं का? देखिए, इसलिए कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको पता है ना तो बहुत सारी चीजें आपसे सॉल्व हो जाए। आप सुराज IAS के साथ बने रहिए लगातार। तो आपको यहाँ पे सभी आदरणीय शिक्षकों के द्वारा एक बेहतर सीरीज चलाई जा रही है, ताकि विद्यार्थियों को आप एक उनका राह जो है वो आसान हो सके। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए कई बार मैं कहता हूं, बस आप इसे हाईलाइट कर लिया करो माय डियर, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके पास दिया गया। पहला बोल रहा है महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण कहते हैं, जबकि केरल के मैदान को मालाबार कहते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह दिया। अब ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर कैसे निकालोगे। अरे भाई, जब आप भारत का भौतिक विभाजन जब पढ़ते हो, आप फिजिकल डिवीजन जिसे आप इंग्लिश में कहते हो, तब आप तटीय मैदान पढ़ते हैं ना। और जब हम तटीय मैदान पढ़ते हैं पूर्वी तट और पश्चिमी तट तरफ, तो अब वहां पर आपको नाम पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको मालाबार तट पता होना चाहिए, कोंकण तट पता होना चाहिए, आंध्रा तट पता होना चाहिए, उड़ीसा तट को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो ऐसे प्रश्न इजीली बन जाते हैं। तो उस चैप्टर में आप जाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपके पास। फिलहाल हम इस प्रश्न की हम बात करते हैं। इस प्रश्न की अगर बात किया जाए तो देखिए क्या कह रहा है। महाराष्ट्र के तटीय मैदान को कोंकण कहते हैं, बिल्कुल बात सही है। केरल के मैदान को मालाबार कहते हैं, ये भी बात सही है। देखो मालाबार केरल वाला आ रहा है ना। नेक्स्ट, कच्छ के उत्तर में दो लवण मैदान है जिसे बड़ा रण और छोटा रण कहते हैं, तो ये भी बात सही है। कच्छ मतलब कौन सा वाला क्षेत्र, गुजरात। तो आपके पास दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया, सही। तो अब आप किसके साथ जाओगे, ए भी नहीं, बी भी नहीं, सी। देखो एक व दो दोनों क्लियर हुआ। एक और है बात है जहां विद्यार्थी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, वो ये है मालाबार और कोरोमंडल तट। देख लेना कोरोमंडल तट किसको बोलते हैं ना, मैं हिंट दे रहा हूँ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। फिलहाल अगला प्रश्न ये लीजिए, क्या कह रहे हैं यहाँ देखो। निम्नलिखित जल विवाद न्यायाधिकरण मतलब ट्रिब्यूनल की बात करिए, वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के संबंध में विचार कीजिए। अब आपके पास यहाँ पे चार नदी दिए गए हैं, और इस चार नदियों में आपको ये बताना है कि उपर्युक्त में से कितने जल विवाद न्यायाधिकरण मतलब कि वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल में दो से अधिक राज्यों की संलग्नता है। देखो ये महत्वपूर्ण है भैया, दो से अधिक राज्य बोला है, दो से अधिक राज्यों की संलग्नता है। अब आप ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करोगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप ज्योग्राफी की सिंचाई वाले इकाई में जाइएगा, और सिंचाई वाली इकाई में आप जाओगे या फिर आप नदी संबंधित इकाइयों को जब आप पढ़ोगे, तो आपको वहां पे नदी से संबंधित जितने भी जल विवाद बंटवारे हैं वहां बिल्कुल बताया गया है आपके पास। और तब आपको पता चलेगा कि किस किस नदी को लेकर के किन किन राज्यों के बीच विवाद है। मगर यहाँ पे क्या बोला, दो से अधिक। तो दो से अधिक की बात करेगा तो मैं यहाँ पे एक एक ऑप्शन आपको बताता हूँ, उससे ज्यादा क्लियर होगा आपके पास। जैसे कि पहला दिया गया है महानदी। यहाँ देखेंगे, जब हम महानदी की बात करते हैं तो महानदी में आपके पास उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दो आ जाएगा। लेकिन वो तो दो से अधिक बोला है, तो आप इसे कट कर दो, कट हो गया। सेकंड है वंशधारा। अब यहाँ देखो, अगर हम वंशधारा की अगर हम बात करें माय डियर, महानदी का तो क्लियर हो गया आपके पास। नेक्स्ट आता है वंशधारा। वंशधारा की अगर बात करें तो वंशधारा में आपके पास उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश, लेकिन वो तो बोला है दो से अधिक, तो आप इसको भी कट कर दो। चलो क्लियर हो गया। अब आपके पास बचता है महादाई और नर्मदा। महादाई और नर्मदा, तो महादाई नदी की अगर हम बात करते हैं तो महादाई नदी अब आपके पास तीन अलग अलग राज्यों में मिलेगी बेटा। महादाई से समझ, गोवा, कर्नाटक प्लस महाराष्ट्र। तो देखो दो से अधिक मिल गया, तो हमारा कौन सा हो गया, तीन। अब बचा नर्मदा। नर्मदा की अगर बात की जाती है तो नर्मदा में भी हमको दो से अधिक दिखाई देगा। कौन कौन सा, तो राजस्थान, गुजरात, इस नर्मदा में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश जहां से वो निकलती है, और महाराष्ट्र। तो देखिए यहाँ पे तीन और चार। ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना वो काफी पेचीदा होते हैं। क्यों, इसके विकल्प को आप देखिएगा। अब विकल्प में बताऊंगा ना तब आपको थोड़ा लगेगा हाँ यार सच में थोड़ा पेचीदा है। फिलहाल हम उत्तर याद रखो, तीन और चार। दो हमारे क्या है,
दो से अधिक वाले राज्य महादाई और नर्मदा। तो फिलहाल अब हम इसके विकल्पों को देखते हैं। यहाँ देखो, विकल्पों को देखोगे ना तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। विकल्प क्या बोल रहा है? ए केवल एक, बी बोल रहा है केवल दो। तो केवल एक केवल दो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ महानदी। केवल दो मतलब सिर्फ वंशधारा, और केवल तीन मतलब कि सिर्फ महादाई, ऐसा नहीं कह रहा है वो। तब इसका कहने का मतलब यह है कि इन चारों में से कोई एक। बी में केवल दो मतलब कि इन चारों में से कोई दो। सी में केवल तीन मतलब कि इन चारों में से कोई तीन। और डी तो सभी चार। अब आपने देखा कि तीन और चार हमारा उत्तर आ रहा था, मतलब कि केवल दो। तो केवल दो के हिसाब से अब आपका आंसर क्या आएगा, खुद बताइए ना। बी फॉर बॉल, कोई दो। कौन से? तीन और चार। तब आप अगर उत्तर बोलता तो तीन और चार हम लिख देते। अगर बोलता कि इनमें से कौन सा दो से अधिक राज्यों का है, तो तीन और चार आ जाता है। केवल तीन और चार, अगर ये गिनतियों को पूछा, है ना। ऐसे प्रश्न जो होता है ना वो विद्यार्थियों को कंफ्यूज करता है हमारे। आगे बढ़ा जाए। देखो बहुत अच्छा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये लीजिए क्या कह रहा है, देख लीजिए। भारत के अफवाह प्रणाली को लेकर के यहाँ पे प्रश्न किया गया है। एक बार आप प्रश्नों को देखिए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ इस प्रश्न को। क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि भारत के अपवाह प्रतिरूप, अपवाह प्रतिरूप आपको पता है ना, जो नदियां जो बहती है तो वो कौन से पैटर्न से बह रही हो? जाली नुमा, या पेड़ के या वृक्ष के जड़ की तरह जिसको हम धूमाकृतिक कहते हैं, या रेडियल। रेडियल मतलब कि जैसे नर्मदा नदी पठारी क्षेत्र से निकल के चारों दिशा में जाती हुई हमें दिखाई देती है, निकल करके, निकलते वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, इत्यादि इत्यादि। तो बात हो रहा है भारत के अपवाह प्रतिरूप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और बोल रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला बोल रहा है विशाल मैदान के अपवाह प्रतिरूप। विशाल मैदान मतलब कि कौन सा? गंगा के मैदान वाले क्षेत्रों की बात चल रही है। धूमाकृतिक होते हैं, जबकि हिमालय पर्वतमाला का अपवाह प्रतिरूप जाली नुमा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये आमतौर पर औसतन या ऑन एन एवरेज की बात चल रहा है माय डियर। जाली नुमा और क्या बात चली यहां पर? तो धूमाकृतिक। इज दिस क्लियर? चलो ये क्लियर हो गया। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? पहले स्टेटमेंट की अगर हमने यहाँ पे बात किया माय डियर, यहाँ समझेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? सही। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रायद्वीपीय नदियां आयताकार प्रतिरूप बनाती है, जबकि थार मरुस्थल अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बनाती है। ये भी बात बिल्कुल सही है। मतलब सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? नहीं हो गया। इज दिस क्लियर? तो अब आप कहां जाओगे? एक और दो दोनों। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए यहां पे बोल रहा है कि भारत की जलवायु के वर्गीकरण में कोपेन की योजना के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कोपेन, इन्होंने जलवायु के आधार पर कोपेन की योजना। अब आप कोपेन की योजना के लिए क्या करोगे, आप ना ज्योग्राफी के चैप्टर में जाइएगा जहां पर जलवायु की बात कही गई है। वहां पर कोपेन ने भारत के क्षेत्रीय आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर मतलब कि वहां की जलवायु कैसी है, वहां का तापमान कैसा है, वहां की वर्षा कैसी है, इत्यादि इत्यादि, वनस्पति को भी देखते हुए उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को अलग अलग जलवायु क्षेत्रों में बांट दिया है। उसी बात आधारित यहाँ पे प्रश्न कर दिया है। क्या प्रश्न किया है देखिए, भारत की जलवायु के वर्गीकरण में कोपेन की योजना के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब आपके पास ये चार, यहाँ देखिए, एक तरफ है जलवायु के प्रकार और दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। ये चार आपके पास, ये देखिए। अब इनमें से हमें चुनना है, क्या चुनना है? तो
उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? देखिए फिर से वर्ड सही सुमेलित है। जो पेयर सही है दैट यू हैव टू सेलेक्ट ऑन। तो एक बार चर्चा कर लेते हैं, चलिए फिर हम इस पर बात करेंगे कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। सही सुमेलित है बोलते हैं। अब एक एक करके हम बात करते हैं। यहाँ देखिए कोपेन ने क्या किया, जो गर्म मरुस्थल वाला क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा, जो गर्म मरुस्थल वाला क्षेत्र है उसको उन्होंने राजस्थान और पंजाब के कुछ भागों को लिया है। और हमारे पास क्या दिया गया, गर्म मरुस्थल के सामने पश्चिमी राजस्थान। तो भैया ये तो सही है, पहला सही हमारा निकल गया, चलिए पहला सही है। दूसरा उष्णकटिबंधीय सवाना। उष्णकटिबंधीय मतलब कि आपको पता ही होगा, प्रायः हम कर्क रेखा के नीचे और मकर रेखा के ऊपर वाले क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है, और कर्क रेखा के निचले वाले भाग को हम प्रायः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सवाना, सवाना मतलब एक प्रकार की घास होती है ना। एक्चुअली ये बाहर कंट्रीज से रिलेटेड यहाँ पे वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो उष्णकटिबंधीय सवाना, सामने क्या लिखा गया आपके पास, देखिए कर्क वृत्त के उत्तर में गंगा यमुना दोआब क्षेत्र है। जबकि मैंने आपको क्या बताया, कर्क रेखा के दक्षिण में होता है, जबकि यहाँ पे क्या बोल दिया, उत्तर में। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया भाई, रॉन्ग, क्योंकि उसने क्या बोल दिया, कर्क रेखा के उत्तर में, जबकि कर्क रेखा के दक्षिण में मतलब प्रायद्वीपीय पठार वाला हिस्सा यहाँ पे लेना था। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार। लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार की हम बात करते हैं तो ये कहां पर लेता है, ये पश्चिमी तट वाला क्षेत्र। पश्चिमी तट में कौन सा, गोवा वाला भाग में लेता है। तो देखो क्या दिया गया, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी घाट, ये बिल्कुल यहाँ पे ऋतु थोड़ी शुष्क आपको दिखाई देगी। ये सीधा सीधा आपको याद करना है, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको याद कर लीजिएगा पूरा कोपेनकर ने जो बंटवारा किया है। फिर आ रहा है शुष्क शीत ऋतु वाला क्षेत्र। अब शुष्क है और शीत ऋतु वाला क्षेत्र, तो इसके लिए कोपेन ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आप अगर शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार का वन देखना चाहते हो तो आप चले जाइए भारत के विशेष तौर पे गंगा के मैदान, आप चले जाइए पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्रों में, और तो और मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग भी इसके अंतर्गत आ जाता है, शुष्क शीत ऋतु वाला क्षेत्र। और यदि आप चाहोगे तो भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वो, अब यहां पर क्या दे दिया गया, तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। तो भैया ये तो रॉन्ग हो गया, और हमें बोला क्या था, सही। अब उसके आधार पर आप यहाँ पे विकल्प चुन लोगे माय डियर। तो विकल्प को देख लेते हैं भाई, यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन तो आपको मिल ही गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेनेशन मिल चुका है। एक्सप्लेनेशन अगर आपको पता है, ऊपर में देखो कौन सा सही सुमेलित है, हमने जो देखा बेटा, कौन कौन सा सही था हमारे पास, पहला और तीसरा, तो एक और तीन। तो देखिए विकल्प बी आपके पास है, एक व तीन। इज दिस क्लियर, समझ में आ गया। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित पर्वत पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे पर्वत आपके पास चार नाम दिए गए हैं, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, महादेव। अब बोला उपर्युक्त में से कौन सा अवशिष्ट पर्वत है, यहाँ देखें अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट मतलब क्या है, बचा हुआ। हाँ क्या कह रहा है, बचा हुआ। भाई कैसे बचा हुआ, ऐसे पर्वत जिनका अपर्दन होते होते अब हमें दिखाई दे रहे हैं, बचे हुए, रेसिडुअल, इंग्लिश में रेसिडुअल कहते हैं आप, जिनका अपर्दन हो रहा है, ऐसे पर्वतों की बात चल रही है। और चार उदाहरण आपके पास दिए गए, अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा और महादेव। अब आपको इनमें से चुनना है। तो अवशिष्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। तो जब अवशिष्ट की बात चली तो इतना याद रखना माय डियर कि ये अरावली हो, विंध्याचल हो, सतपुड़ा हो, महादेव हो, जो पूरे के पूरे प्रायद्वीपीय पठार वाला क्षेत्र है। और प्रायद्वीपीय पठार में प्रायः जो आपके पास ऐसे पहाड़ या पर्वत क्षेत्र जो दिखाई देते हैं, पर्वत श्रेणियां, वो काफी पुराने ही है। तो जो पुराने हैं उनका तो अपर्दन होगा ही। तो चारों ही विकल्प आपके पास यहाँ पर सही। तो आप किस विकल्प के साथ जाओगे, फिर यहाँ देखो, ए बोल रहा है केवल एक, नहीं लेंगे। बी बोल रहा है एक व दो, नहीं लेंगे। सी बोल रहा है एक दो तीन, नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा तो चारों ही सही है ना। तो अब उसके आधार पर देखते हैं, चारों के आधार पर आपके पास क्या कोई
सभी दे रहा है, हाँ दे रहा है, उपर्युक्त सभी देखो, तो विकल्प डी इसका उत्तर आएगा, उपर्युक्त सभी। आई थिंक इट्स क्लियर। आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट, यहां देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारतीय प्रायद्वीप से संबंधित यहाँ पे प्रश्न अब आपके पास आया है कि भारतीय प्रायद्वीप से संबंधित घटनाओं पर विचार कीजिए और जो कथन सही है उसका हमको सिलेक्शन करना है। तो पढ़ लें, चलिए क्या कह रहा है। प्रायद्वीपीय पठार भूपर्पट्टी के कई मुख्य प्लेटों के ऊपर स्थित है जिसे भारतीय प्लेट कहते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यही भारतीय प्लेट जो प्रायद्वीपीय पठार है, जब वो दक्षिण अफ्रीका वाले क्षेत्र से अलग होकर के विषुवत रेखा को पार करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराया, तब जाकर के हिमालय का निर्माण हुआ। 33 सागर था पहले, कभी वहां बताया आप लोगों को। तो वो क्या इंडियन प्लेट था हमारा। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया भाई, सही। चलो राइट कर दीजिए अब आप। सेकंड पढ़िए अब हम, द्वितीय क्या कह रहे हैं यहाँ देखो। प्रायद्वीपीय खंड के संरचना के इतिहास में पहली प्रमुख घटना महान भूप्रोत्थान के कारण अरावली पर्वत का निर्माण। तो बिल्कुल बात सही, तभी तो आप अरावली पर्वत श्रेणियों को प्राचीनतम पहाड़ियों में लेते हो भाई। भ्रंश उत्पन्न हुआ, चीजें ऊपर उठने लगी, तो आपके पास अरावली पर्वत का निर्माण हुआ। तो जो सेकंड पॉइंट है ये भी सही है। तो आप किसको लोगे, देखो सी दिखाई दे रहा है, एक व दो दोनों। तो विकल्प क्या आ जाएगा आपके पास, एक व दो दोनों, दोनों ही सही है हमारे। आगे बढ़ा जाए फिलहाल। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुनः कह रहा हूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, आप तक ये पहुंच जाएगा। चलिए ये देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है आपको, बस नदियों की सहायक नदियां बस पता होना चाहिए। क्या कह रहा है यहाँ देखिए अगला प्रश्न। प्रश्न ये कह रहा है कि बनास, काली सिंध और पार्वती निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो आप याद रखना ये सहायक नदी है चंबल की। तो चंबल कौन सी नदी, चंबल वही नदी भैया जो मध्य प्रदेश के जानापाऊ पहाड़ी महू वाले इलाके से निकलती है, और यमुना की सहायक नदी है ये चंबल। ठीक है, तो सीधा सा आसान सा प्रश्न था, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल देने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कह रहा है। यहाँ देखिए, अब यहाँ देखो क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि ओस, आमन और बोरो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अब भैया जब आप पश्चिम बंगाल जाओगे ना, तो पश्चिम बंगाल में जो चावल की खेती होती है ना, तो चावलों का ही ये नाम है। तो विकल्प क्या ले लोगे, सीधा सीधा आप चावल उत्पादन, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब कि आपको यहाँ से पता चलता है कि कुछ लोकल नेम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि काली मृदा को रेगड़ मृदा या रेगुड़ मृदा कह देते, कहाँ पर, महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में। क्या आपको पता नहीं, रेह क्या होता है पता होना चाहिए, राढ़ क्या होता है आपको इत्यादि पता होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता मानसून से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं, लेकिन बोला क्या है वो पहले देख लिया करो ना। मैं हमेशा क्या बोला हूँ, हमेशा उसके लास्ट का स्टेटमेंट पढ़ा करो, तो आसान होता है भैया समझना। और आप लोग क्या करते हो, सीधा सॉल्व करना चालू कर देते हो, सॉल्व करना चालू कर देते हो, बाद में यही समझ में नहीं आता कि उसने मांगा क्या है। और फिर आपने बस सर्कल कर लिया, बबल आपने बना लिया, तो एमआर शीट तो आपका खराब हो गया ना। इस बात को भी ध्यान दिया करो विद्यार्थियों। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ना ये पढ़ लिया करो। ये क्या बोल रहा है, उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। देखो ना, सही है कह दिया ना, तो अब आप क्लियर हो जाओगे कि भैया हमको वही स्टेटमेंट चुनना है जो सही है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए क्या कह रहे हैं यहाँ देखो। भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषता जो मानसून है उससे संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न कर रहा है। अब मानसून तो आपको मालूम ही है ना, गर्मियों के बाद आएंगे, लगभग 10 जून के आसपास आपके पास महाराष्ट्र तक कवर कर देता है वो। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं ये पूछ क्या रहा है। पहला बोल रहा है कि ऋतुओं की लय और पवनों की दिशा में होने वाले ऋतुवत परिवर्तन को मानसून कहते हैं। भैया ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है यार। ये स्टेटमेंट कैसा है, सही है, क्योंकि आपको मालूम है मानसून का अर्थ ही होता है ऋतुओं में परिवर्तन। और ऋतु में परिवर्तन कैसे, अरे भैया कैसे नहीं होता यार, याद करिए गर्मियों में जब आपके पास जून आता है तो दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें आती है, और जब ठंड आने लगता है तो नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी मानसून चलती है जो वापस आता है। अभी फिलहाल में वो वापस गया है, तभी तो आपको ठंड लग रही थी, है ना। तो मानसून
बिल्कुल बात सही है कि दिशा में परिवर्तन। सेकंड पढ़ते हैं, मानसून का प्रवेश तड़ित झंझा के साथ वर्षा से होता है, जबकि प्रत्यावर्तन अपेक्षाकृत शांत होता है। भैया ये भी बात सही है ना, देख लो ना, जब मानसून आता है तो बिजली कड़कती है, बारिश होता है, और जब मानसून वापस होता है ठंड का समय, प्रत्यावर्तन मतलब कि वापसी होना, और वो कैसा होता है, अपेक्षाकृत शांत, नहीं होता इतना बिजली बारिश ये सब नहीं दिखाई देता। चलो तृतीय हम पढ़ लेते हैं, भैया क्या बोल रहा है। तृतीय बोल रहा है, ये स्टेप मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ, दो तो हमारा सही हो गया, उसने बोला था कौन सा सही है, तो दो हमारे सही है, एक और दो। तीसरा अब हम पढ़ते हैं, चलिए तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा बोल रहा है, मानसून काल में बीच बीच में आर्द्र मौसम का दौर अधिक होना मानसून विच्छेद कहलाता है। अरे ये तो बात बिल्कुल गलत बोल रहा है, क्यों? क्योंकि आपने वर्ड दे दिया मानसून विच्छेद, और मानसून विच्छेद का मतलब ये होता है कि बारिश तो अच्छी खासी चल रही थी, बीच बीच में बारिश का ना होना। आपने देखा होगा जब वर्षा ऋतु आती है तो लगातार बारिश हो रही होती है, फिर कुछ समय ऐसा आता है कि एक दिन दो दिन चार दिन तक बारिश ही नहीं होती, उसको बोलते हैं मानसून विच्छेद। और जबकि इसने उल्टा बोल दिया, आर्द्र मौसम का दौर अधिक होना, अधिक नहीं होता भैया, जब बारिश ही नहीं होगी तो आर्द्र मौसम का दौर तो कम होगा ना, तो ये गलत है। जबकि निम्न वायु दाब की पेटी अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है, मतलब जिसे मैं आईटीसीजेड बेल्ट बोल रहा हूँ, ये तो बात बिल्कुल सही है कि आईटीसीजेड बेल्ट बनता है जहाँ पे अत्यधिक गर्मी आती है, लो प्रेशर होता है, ये सही है, मगर गलत तो मानसून विच्छेद वाला हुआ ना, तो तीसरा हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। और उसने क्या बोला, कौन सा कथन सही है, एक व दो, तो ए फॉर एप्पल को आप चुन लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा फिर, है ना, केवल एक व दो, दिस इज द आंसर माय डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न क्रमांक 21। यहाँ देखें, निम्नलिखित पहाड़ियों पर विचार कीजिए। अब आपके पास अलग अलग पहाड़ियां दिया गया है भाई, है ना, चार पहाड़ियां आपके पास है। अब वो बोल रहा है कि उपर्युक्त में से कौन सी पहाड़ी, यहां देखो ये विशेष पॉइंट है, इसलिए कहता हूं आप इससे पहले पढ़ा करो, पश्चिमी घाट का भाग है। अब पश्चिमी घाट तो आपको मालूम होगा, तापी नदी से आप चालू कर देते हो, याद है आप ऐसा, ये गुजरात वाले, ये यहाँ से आप ऐसा चालू करोगे तो आपको पता होगा पश्चिमी घाट जो आप लेते हो वो यहाँ से जो चालू करोगे तो सीधा तमिलनाडु के ये पॉइंट तक, याद है पश्चिमी घाट। अब यहाँ पे कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती है, हम उसकी बात करते हैं। बोले पश्चिमी घाट के भाग है, तो चलो देख लेते हैं पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में कौन कौन सा है, उसके हिसाब से लेंगे। पहले तो हम चलते हैं रत्नागिरी। देखिए जब हम रत्नागिरी की बात कर रहे हैं तो आपके पास बेटा यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा होगा, रत्नागिरी कहाँ पर है यार, वो तो महाराष्ट्र में है ना रत्नागिरी, तो महाराष्ट्र में है मतलब कि क्या हो गया, मिल गया आपके पास पश्चिमी घाट, क्योंकि अलग क्षेत्र क्या होता है, पश्चिमी घाट होता है। पहला बात बिल्कुल सही। चलो सेकंड बोल रहे हैं नल्ला मल्ला की पहाड़ी, नल्ला मलाई की पहाड़ी, यहाँ देखो, नल्ला मलाई की पहाड़ी की अगर मैं बात करूं तो नल्ला मलाई की पहाड़ी जो है ये वाला नहीं लेंगे, क्योंकि ये आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना वाले क्षेत्र में हमें दिखाई देता है, जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा है, इसलिए नल्ला मलाई की पहाड़ी आप नहीं लोगे। नेक्स्ट अब आपके पास क्या बोल रहे हैं, अनामलाई की पहाड़ी। अनामलाई की पहाड़ी आप ले सकते हो, क्यों? क्योंकि ये केरल और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है, जो कि पश्चिमी घाट का हिस्सा है, केरल प्लस तमिलनाडु के हिस्से में हमें दिखाई। अब आता है चौथा, राजमहल की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ी भी नहीं लोगे, क्यों? राजमहल की पहाड़ी हमें झारखंड के आसपास दिखाई दे रहा है, और झारखंड मतलब कि इधर आ गया ना, पूर्वी घाट होना। तो कौन कौन सा सही है हमारा, पहला और तीसरा। तो देखो ए तो हम लेंगे ही नहीं, क्योंकि एक और चार बोल रहा है, बी हम लेंगे नहीं, दो और चार बोल रहा है, तो जहां एक और तीन ले रहेगा उसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा लेंगे देख लीजिए, सी मिल गया आपके पास, एक व तीन, यही तो था हमारा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नदी घाटियों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, यहाँ देखो कौन सा कथन सही है। भारत की नदी घाटियों से संबंधित दो आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, और ए बी सी डी चार विकल्प, पढ़ा जाए, देखा जाएगा तो नर्मदा से ही संबंधित वहां पे दे रहा है नदी घाटी, है ना। चलिए भाई, तो ये प्रश्न को हल कर लेते हैं, क्या कह रहा है यहाँ पर। प्रश्न ये कह रहा है कि नर्मदा विंध्य व सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य प्रवाहित होती है, तो ये बात ये तो बिल्कुल सही है। नर्मदा जो है आपके पास अमरकंटक से निकलेगी, नर्मदा कुंड मध्य प्रदेश, और वहां पर फिर वो विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होते हुए गुजरात खंबात की खाड़ी
है ना। उधर से फिर कहाँ, अरब सागर तब आपको गिरती हुई दिखाई देगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा बोल रहे हैं नर्मदा की द्रोणी में जलोढ़ मृदा की परत पूर्णा नदी द्वारा जमा किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है भाई। क्यों? क्योंकि पूर्णा नदी नर्मदा नदी का सहायक नदी नहीं है, ये तो गोदावरी का है। तो गोदावरी का है, जो गोदावरी महाराष्ट्र से निकलती है, पता है आपको, छत्तीसगढ़ के नीचे, मतलब छत्तीसगढ़ को टच नहीं करती, पर छत्तीसगढ़ के नीचे से निकल करके आंध्र प्रदेश होते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। तो आप किसके साथ जाओगे? केवल एक। दिस इज द आंसर माय डियर, देख लीजिए एक बार। हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। चलिए यहाँ देखें, प्रश्न कह रहा है कि आर्द्र भूमि से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और बोला उपर्युक्त में से कौन सा युग्म सही है। सही है चुनने बोल रहा है, तो चलो युग्म देख लेते हैं क्या बोल रहा है। एक और आपके पास आप देखोगे तो सरोवर दिया गया, झील दिया गया इत्यादि, और दूसरी तरफ संबंधित राज्य दिए गए हैं। पढ़ना चालू करते हैं। अष्टमुड़ी, अष्टमुड़ी की अगर मैं बात करूं तो आपको मालूम है वो केरल में ही है, तो भाई पहला तो हमारा सही है, क्योंकि उसने क्या बोला, युग्म सही सुमेलित है ना। दूसरा आप वहां पे दिया गया है नल सरोवर। अब यहाँ देखो, नल सरोवर के सामने मध्य प्रदेश दिया गया है, जबकि ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि नल सरोवर आपको मध्य प्रदेश में नहीं, ये आपको कहाँ दिखाई देगा? गुजरात। गुजरात, नल सरोवर कहाँ दिखाई देगा? गुजरात। भाई ये तो रॉन्ग हो गया। तृतीय, अब देखो लोकटक काफी फेमस है, आपको मालूम है, लोकटक झील मणिपुर, कई बार पूछता रहता है यार, सही है ये तो। चौथा हम पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है, भोज आर्द्र भूमि। अब भोज आर्द्र भूमि में आपके पास दिखाई दे रहा होगा राजस्थान, देखिए, जबकि राजस्थान नहीं आना है चाहिए, ये आएगा आपके पास मध्य प्रदेश। तो आपका ये भी क्या हो गया? रॉन्ग। उसने बोला उपर्युक्त कौन सा युग्म सही है, एक और तीन है सही है। तो उसके हिसाब से अब हम विकल्पों को देख लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है विकल्प हमारे पास, यहाँ देखिए। ए बोल रहा है एक व दो नहीं लेंगे, बी बोल रहा है एक व तीन बोला, और हमारा एक व तीन उत्तर आया था। तो विकल्प इसका आ जाएगा बी फॉर बॉल, एक व तीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए चलिए प्रश्न पढ़ो आप लोग एक बार। वर्ष 2021-22 की बात यहाँ पे चल रही है, और इस वर्ष 2021-22 की स्थिति में ये बोल रहा है भारत के तीन सर्वाधिक दालें उत्पादक राज्य। अब यहाँ देखो, ये जो रिपोर्ट आता है ना, ये कृषि से संबंधित, आप मिनिस्ट्री में आप जाओगे तो वहाँ पे ये रिपोर्ट मिल जाता है पूरा उत्पादन को लेकर के, है ना। और पिछले वर्ष, अब ऐसा मत ना 2021-22 मतलब यार अभी तो, अब तो 25 आ गया, पूर्व का देना था तो 24 का देना था। अरे भाई ये मिनिस्ट्री के द्वारा ही एक दो वर्षों के बाद निकाला जाता है, तो ये सही है, आप एकदम घबराइएगा नहीं, है ना। तो वर्ष 2021-22 की स्थिति में भारत के तीन सर्वाधिक दालें उत्पादक वाला राज्य, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड है बेटा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। की फॉर कैट, याद रखना। ठीक, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, फिर ऐसे ही सीरीज लेकर के कल मैं आऊंगा ही। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, खेती में नीम लेपित यूरिया के प्रयोग के संभावित लाभ, लाभ बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं है। तो पहला बोल रहा है मृदा के स्वास्थ्य में सुधार। अरे भैया, हम नीम कोटेड सीड इसीलिए तो यूज करते हैं ताकि मृदा में किसी प्रकार की उसकी उर्वरता कम ना हो जाए, किसी प्रकार का उसमें कीट चीजें ना आ जाए, तो मृदा के स्वास्थ्य में सुधार के लिए बिल्कुल बात सही है। जबकि हमको क्या बोला, नहीं है, तो हम इसको नहीं ले सकते, राइट, सही है। तो रहा कीट और रोगों के आक्रमण में कमी, ये भी सही है, लेकिन हमको तो बोला कि नहीं वाला लीजिए। तीसरा बोल रहा है पौधे संरक्षण रसायनों के संदर्भ में लागत में कमी, बिल्कुल बात सही है। क्यों? क्योंकि आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल और इत्यादि यूज करते हैं, तो उसके से तुलनात्मक जब हम नीम कोटेड सीड लेते हैं तो लागत कम आता है, तो ये भी सही है, लेकिन हमको बोला सही नहीं है। तो क्या आ जाएगा? डी फॉर डॉग, इनमें से कोई नहीं। दिस इज द आंसर माय डियर, देख लीजिए एक बार आप लोग। हो गया। चलिए फिर आज का आखिरी प्रश्न अब हम देखते हैं क्या है हमारा आज का आखिरी प्रश्न, क्लियर हो, लास्ट क्वेश्चन। यहाँ देखें, आखिर प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक अवसादी शैल समूह है।
प्राथमिक अवसादी, अवसादी मतलब क्या होता है कि पूर्व में पहले कोई चट्टान थी, उस चट्टान का अपरदन हुआ, क्षरण हुआ और उससे निर्मित कोई और चट्टान दिखाई दी। तो सबसे पुरानी चट्टान आपको आर्कियन चट्टानें दिखाई देती है। अब उसी आर्कियन चट्टानों का जब अपरदन हुआ तो हमको धारवाड़ शैल समूह मिला। तो देखिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास आंसर आ गया, वह है धारवाड़ बी फॉर बॉल माय डियर, दिस इज द आंसर। अब ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाओगे? तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपका काम ये रहेगा कि जो भारत की भूगर्भिक चट्टानों से संबंधित जो इकाई है आप उसे पढ़िएगा। पूरा आपके पास एक ग्राफ मिल जाएगा, पहले आर्य मतलब कि आर्कियन आ रहा है, फिर धारवाड़ आ रहा है, तो कड़प्पा कब आ रहा है, इत्यादि इत्यादि, विंध्य कब आया, गोंडवाना कब आया, वो सीरीज आप याद कर लीजिएगा, आपके पास ऐसे प्रश्न बिल्कुल बन जाए। ठीक है, तो चलिए मैं कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। ऐसे ही सीरीज लेकर के मैं पुनः कल आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। और अगर आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमें कमेंट जरूर करिएगा। ओके, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।